हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जो देखने वाले हो, अगर आपका भी सपना है आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, तो किस तरह से उसकी प्रोसेस चलती है, किस तरह से आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। उसके अलावा क्या आपकी एज ग्रुप होना चाहिए। हालांकि फॉर्म इसके 11,127 पद ऑलरेडी अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले भरे जा चुके हैं, 11,127 पदों के फॉर्म। लेकिन ये हर साल आने वाली वैकेंसी अगले साल भी मार्च में देखने को मिलेगी। तो आपकी क्या एज होगी, क्या सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे कैसे प्रमोशन होंगे, कौन से आपको भत्ते मिलेंगे, कौन से आपको पक्ष मिलेंगे, मतलब जो बेनिफिट्स है, और क्या आप इसमें कॉन्स देखोगे, यानी क्या इसमें लॉस भी है कुछ। चलो आओ देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम अपना खोटी नहीं करेंगे इधर। आओ यहां सबसे पहले आप लोग देखोगे, यहां आपको पता चलेगा सर इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। पहले एक नजर डलवा देता हूं, फिर इसको डिटेल में बात करेंगे। पहले होता है CBT 1, फिर CBT 2, CBAT डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। पोस्ट का नाम असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की जॉब है, 19,900 इसका बेसिक पे है। इसमें सबसे जो खतरनाक चीज है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें चाहिए, यानी आंख इसमें मजबूत चाहिए, ना लेजिक ऑपरेशन हो, ना चश्मा होना चाहिए, 6x6 की आंख हो, नौकनी वगैरह ना हो, आपकी टेढ़ी मेढ़ी कोई हड्डी ना हो, हाथ पैर की उंगली कटी फटी ना हो, इस तरह की चीजें इसके मेडिकल में चाहिए होती हैं। एज 18 से 30 साल और एप्लीकेशन ऑनलाइन 11,127 पदों के ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखते हैं इसका सिलेक्शन का प्रोसेस। CBT 1 होता है मेरे प्यारे भाई, उसमें से 15 गुना बच्चे जो होते हैं वो CBT 2 में लिए जाते हैं। सबसे पहले होगा CBT 1, CBT 1 के बाद 15 गुना जो बच्चे हैं वो CBT 2 में लिए जाएंगे। और CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी के बाद जो इसमें क्वालिफाई होता है, तो इसमें पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग नेचर का, इसके नंबर नहीं जुड़ते कहीं भी। और पार्ट ए मैं कहूं तो CBT 1 के नंबर भी नहीं जुड़ते भाई। आप बोलो क्या ये फाइनल सिलेक्शन में काम करता है? नहीं, ये केवल एक सीढ़ी है यहां तक पहुंचने के लिए। और जब आप यहां पहुंचोगे तो ये 2 तरीके का इसमें पेपर होगा। पार्ट बी केवल 35% मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना, ये लिखा हुआ है ओनली क्वालिफाई। इसका फाइनल सिलेक्शन में CBT 2 के पार्ट बी का कोई रोल नहीं है, केवल CBT 2 का पार्ट ए जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, ये मेरिट में काउंट होता है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट बी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जो इस पार्ट बी ए को क्वालिफाई करता है, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट भी बोला जाता है, साइको टेस्ट देगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल उसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, फाइनल मेरिट कैसे बनती है इसका फॉर्मूला देख लो। पार्ट 2 का CBAT मेरे दोस्त, पार्ट 2 का अगर आप पार्ट 2 CBT 2 का पार्ट बी ए देखते हो, CBT 2 का पार्ट ए 50% मार्क्स वहां से लेगा और CBAT के 50% मार्क्स लेगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, यानी CBT 2 के पार्ट ए से 50% मार्क्स, तो ये पार्ट बी उसमें काउंट नहीं होता फाइनल मेरिट में, पर 35% नंबर लाके क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो पार्ट ए के 50% मार्क्स लेने होंगे, और जो CBT 2 में आप लोग साइको टेस्ट दे रहे हो उसमें 50% मार्क्स, उन दोनों को जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट, ऐसे करके चलेगी प्रोसेस। तो ये आपके सामने पहले जो 50-50 है ना, 2026 की जो वैकेंसी है 11,127, उसमें 50-50 वाला नियम लागू नहीं है भाई। जो अभी 11,127 पद आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, उसमें CBT 2 का पार्ट ए 70% है और CBAT ये रहा ओल्ड पैटर्न। CBT 2 का पार्ट ए 70% वेटेज रखता था, CBAT 30% वेटेज रखता था। लेकिन नया पैटर्न क्या है? नया पैटर्न है 50% CBT 2 का पार्ट ए से लेंगे और 50% यहां से लेंगे CBAT से। मतलब समझ लो, अगर पार्ट ए में आपके 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं तो 40 नंबर वहां से उठाएगा ये। और CBAT में अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो 100 का 50% 50 वहां से उठाएगा, 40, 50, 90 की लिस्ट बना के आपको दे देगा। इस तरह से लेते हैं, वेटेज जो होता है इस तरह से काउंट होता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गई सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। CBT 1 केवल एक सीढ़ी है CBT 2 तक जाने की, फाइनल मेरिट में कोई रोल नहीं है।
सीबीटी 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट बी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। तो ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 75 नंबर का होगा, उसमें से 35% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, 24 मार्क्स जो है वो लाने ही पड़ेंगे, और 24 किनारे पे भी लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है पार्ट बी में। लेकिन पार्ट ए में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, उसका 50% फाइनल मेरिट में जुड़ता है। फिर सीबीएटी का 50% यहां से जुड़ेगा, फिर फाइनल मेरिट तैयार हो जाती है। अब इसमें सर, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, आ जाओ। 10th प्लस आईटीआई, 10वीं जिसको आप मैट्रिक या एसएसएलसी बोलते हो, उसमें एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई का ट्रेड आपके पास निम्न ट्रेड में से आईटीआई हो। यह ट्रेड चेक कर लेना, आपके पास इनमें से कोई सा ट्रेड आईटीआई का होना जरूरी है। 10वीं प्लस आईटीआई या फिर 10वीं प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी हो, या फिर 10वीं प्लस 3 साल का डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इन डिसिप्लिन्स में आपकी पॉलिटेक्निक हो तो भी चलेगा। या फिर इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए अगर आपके पास दिए गए डिसिप्लिन्स यानी उनमें ही, ये जो चारों हैं इनमें ही आपने या तो बीटेक इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई किया हुआ है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे जी फॉर्म कौन नहीं भर सकता, केवल अगर 10वीं कर रखी है तो फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। 10वीं प्लस आईटीआई में इनमें से कोई एक ट्रेड हो, आप फॉर्म भर सकते हो, या 10वीं प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप कोई सी इनमें से ट्रेड हो, इसमें भी इन्हीं ट्रेड में हो कोई सी भी, तो भी आप भर सकते हो। 10वीं प्लस 3 साल का डिप्लोमा हो इन 4 ट्रेड में, तो भी भर सकते हो। या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बीई या बीटेक इन 4 ट्रेड्स में, तो भी भर सकते हो। आप बोलो मैं केवल 12वीं हूं, नहीं भर सकते। बीए, बीकॉम, बीएससी की कोई डिग्री है, नहीं भर सकते। तो आप 12वीं बोलो जी मैं तो पीसीएम से हूं, मैंने मैथ से 12वीं करी है, कहीं से भी करी हो, 12वीं हो तो नहीं भर सकते। ठीक है भाई, चलो तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई क्या क्वालिफिकेशन है। ये आईटीआई की ट्रेड है, यही ट्रेड एक्ट अप्रेंटिसशिप की ट्रेड भी यही है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या बीटेक की ट्रेड ये है दोनों। ठीक है, ये रिजर्वेशन इसकी मतलब एज में आपको मिलता है, 18 से 30 अनरिजर्व्ड है। ओबीसी को 5 साल, एससी मतलब इसको एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, बाकी आप अपने देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी। इसमें सबसे तगड़ा होता है मेडिकल स्टैंडर्ड A1, फिजिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी सबसे मजबूत आपकी आंखें हो, दोनों आंखों का 6/6 का विजन हो बिना चश्मे के, चश्मा चलता नहीं है, लेजिक ऑपरेशन कराया चलता नहीं है, नौकनी है चलता नहीं है, उंगली पुंगली कटी पड़ी है पैर में हाथ में नहीं हो एप्लीकेबल, पास की चीजें सही दिखनी चाहिए, कोई भी आपको बाइनोकुलर डिफेक्ट ना हो आंखों में, कोई भी आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो, वर्णांधता बोलते हैं जैसे कि भैया पीले रंग को पहचान ही नहीं पाता जी मैं तो, पता पड़ी लाल रंग को नहीं पहचान रहे, वो कह रहे हैं रेल रोको और तुम धुआंधार जा रहे हो, तो रेल रोकनी है लाल रंग पे। ठीक है, तो बिना चश्मे के आपकी आंख एकदम फिट फोर होनी चाहिए भैया। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो ड्यूटी इसका एएलपी रनिंग स्टाफ में आता है, इसलिए 8 घंटे की फिक्स्ड ऑफिस ड्यूटी जैसी नहीं होती, जैसे ऑफिस जॉब होती है 9 to 5, ये ऐसी ड्यूटी नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पर रेल लेके चले हो, माना दिल्ली से चले और आपको 8 घंटे बाद आप लखनऊ पहुंच गए। अब लखनऊ पहुंचने में किसी कारणवश 2 घंटे की देरी हुई तो लखनऊ तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रेच लगातार में रनिंग ड्यूटी सामान्यतः 10 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान रेलवे नियम के अनुसार साइन ऑफ यानी ट्रेन में जब आप एंटर कर देते हो से साइन ऑफ यानी ट्रेन से उतरने का समय कुल ड्यूटी 11 घंटे तक आप हो सकती है। लेकिन इसमें अगर ड्यूटी ज्यादा है तो अच्छा खासा पैसा बनता है मेरे दोस्त। वास्तविक ड्यूटी ट्रेन रूट, क्रू लिंक और ऑपरेशनल आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है। लगातार नाइट ड्यूटी सीमित नियमों के अनुसार की जाती है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रात में दौड़ा रहे हो गाड़ी, नहीं जी। ठीक है, ड्यूटी समय आसान भाषा में समझो, एक दिन की ड्यूटी सामान्यतः 8 से 10 घंटे, अधिकतम ड्यूटी कुछ परिस्थिति हैं जिसमें 10 से 11 घंटे। ड्यूटी के बाद आराम समझ लो, माना दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है, अब आप तो रहते दिल्ली में हो, फैमिली दिल्ली में, क्वार्टर दिल्ली मिला हुआ है, अब लखनऊ आप पहुंच गए 8 घंटे बाद, तो 8 घंटे बाद आप ट्रेन से उतर जाना, 12 घंटे वहां हेडक्वार्टर मिला होगा आपको, मतलब रेस्ट करने के लिए बड़ा अच्छा सा हॉल मिला होगा, वहां आप हॉल में एसी चल रहा होगा टनाटन, एक बेड लेना और सो जाना, 12 घंटे का रेस्ट है। अगर आप 8 की बजाय 8 घंटे या उससे ज्यादा की ड्यूटी करी है आपने,
तो आप 16 घंटे का आराम करो भाई, एक जगह लेट के, दूसरी ट्रेन में बैठ के वापस आ जाओ अपने घर, ऐसे समझ लो। या वहां से दूसरी ट्रेन आपको मिल जाएगी जो वापस दिल्ली ले आएगी, तो फिर अपने घर आराम करो बेशक, या दिल्ली के स्टेशन पे आराम करो, ठीक है। रोज फिक्स 9 से 5 वाली नौकरी नहीं है भैया, 9 से 5 की कोई फिक्स जॉब नहीं है ये। शिफ्ट और ड्यूटी टाइमिंग बदलती रहती है, सभी नियम रेलवे की सेवा के अनुसार चलते हैं। समझ गए ड्यूटी को भी? चलो आगे चलते हैं। सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न, टोटल 75 एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, 75 नंबर के होते हैं, मिनट होती हैं 60, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तीन ही चीज है, जीके जीएस का कोई रोल नहीं है। 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जर्नल साइंस। जर्नल साइंस में तीनों साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। एग्जाम इज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं लेवल का है। ऑप्शनल है, तुक्के लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और एक गलत क्वेश्चन पे 1/3 कट जाएगा। 25-25 के मैथ, रीजनिंग और साइंस है। 25-25-25 75 नंबर, 75 क्वेश्चन। अब ये मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का सिलेबस दे रखा है सीबीटी 1 के लिए, तो नॉर्मल है सिलेबस जैसा आप पढ़ते हैं। सीबीटी 2 की बात करें तो पैटर्न ऑफ सीबीटी 2 क्या है? सीबीटी 2 शैल बी कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें 2 होते हैं। पहला पार्ट 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन, यही मेन है, यही क्या है? मेन है, ठीक है, यही है मेन पार्ट ए। पार्ट बी, इसको आप लोग ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ये ट्रेड टेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार होगा, आपने आईटीआई में किस ट्रेड से फॉर्म डाला है उस ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आपने बीटेक में, आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का, किस ट्रेड से पॉलिटेक्निक या बीटेक करी है उस ट्रेड से ये ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, तुरंत जैसे ही 90 मिनट होंगे तुरंत ये खुल जाएगा अपने आप उसमें। तो 1.5 घंटा ये और 1 घंटे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 100 और 75, 175 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ध्यान रखना ये मेन है, ये ट्रेड टेस्ट है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2.5 घंटे, 175 क्वेश्चन। अब यहां लिखा हुआ है सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक आरआरबी में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के 15 गुना तक सीमित होती है। 15 गुना तक ये बच्चे लेते हैं सीबीटी 2 में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, ठीक है। इनकरेक्ट, पार्ट ए में भी 1/3 की, पार्ट बी में भी 1/3 की, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। पार्ट बी केवल क्वालिफाई करना है, ओनली क्वालिफाई, ओनली क्वालिफाई, ओनली क्वालिफाई करना है। ये इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाई करना है। पार्ट बी जो ट्रेड टेस्ट है, 35% मार्क्स ले आना। फाइनल मेरिट का वेटेज अपडेट क्या है? फाइनल सिलेक्शन अब जो है 50% वेटेज सीबीटी 2 का पार्ट ए, जो मैं कह रहा हूं मेन है, और 50% है सीबीएटी यानी साइको टेस्ट का, ठीक है। आगे आ जाओ, ये सीबीटी 2 के लिए इसका स्ट्रक्चर है मैथ, रीजनिंग और जर्नल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैथ का सिलेबस वही है, रीजनिंग का वही है, जर्नल साइंस और इंजीनियरिंग में थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं सीबीटी 1 की तरह। भाई यहां सीबीटी 1 की तरह मैथ, रीजनिंग तो सेम है, यानी एक बार तैयारी करने से सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों की तैयारी हो जाती है। लेकिन सीबी8 मतलब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो ये लिखा हुआ है 35% पास करना पड़ेगा आपको सीबीटी 2 में, 35% नंबर लाने पड़ेंगे पार्ट बी में, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको दे रखी है। कैंडिडेट विद आईटीआई या ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। उनकी ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में। ट्रेड टेस्ट कैसे होगा? अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आपका ट्रेड इन वाले सब्जेक्ट का होगा, ठीक है भाई। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखी है तो इन सब्जेक्ट में ट्रेड होगा। अगर आपने आईटीआई वगैरह इनमें कर रखी है, मैनेजर इंजीनियरिंग इनमें कर रखी है, तो आपका इन ट्रेड में टेस्ट होगा। इस तरह से टेस्ट आपका लगातार मतलब होगा। सीबीटी 2 पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेड टेस्ट की, ठीक है। आगे जो मेरिट लिस्ट है इसमें बार बार मैं बता चुका हूं, 50% पार्ट ए सीबीटी 2 का, 50% सीबीएटी, इनके मार्क्स लिए जाएंगे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन पर आपको लेके जाते हैं। यदि 2 या अधिक उम्मीदवार समान होते हैं, मेरिट अगर समान है उनके, तो आयु मानदंड देखते हैं, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट है, माना मैं और आप, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे भी नंबर उतने ही बन रहे हैं फाइनल और आपके भी, तो पहले मुझे चांस मिलेगा। आपको ये छोड़ के बोल दिया, मतलब ये बोल के छोड़ देंगे आपको कि तुम्हारे पास अभी और मौके हैं,
यानी जिसकी उम्र ज्यादा उसको पहले ले लेंगे। चयनित उम्मीदवारों को और मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा, और इसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट बेहतरीन होता है भाई। ठीक है, अब यहां कुछ नियम है। लगभग हर एक समुदाय के, जैसे चाहे अनरिजर्व्ड हो, SC ST, 8 गुना कैंडिडेट ये CBAT में लेके जाते हैं। CBT 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के आधार पर CBAT के लिए शॉर्ट की लिस्ट किया जाता है भाई। पार्ट ए में कितने जो मार्क्स है उसके हिसाब से 8 गुना, CBT 1 से CBT 2 के लिए 15 गुना, फिर CBT 2 से CBAT के लिए 8 गुना बच्चे, जितनी भर्ती है उनका 8 गुना बच्चे लेके आगे जाते हैं। ये ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को CBAT के दौरान निर्धारित प्रारूप में अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन रिपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी। अब तो रेलवे ने नियम निकाल दिया कि आप अपनी मेडिकल जो स्लिप है या मेडिकल जो आपका स्टेटस है वो आप खुद करवा के लाओ हमारे पास। ठीक है, CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगी, इसे नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बड़ी बात है भाई, CBAT केवल इंग्लिश और हिंदी में होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो सभी उम्मीदवार, यहां लिख रहा है, समुदाय की परवाह किए बिना को CBAT में योग्य होने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अलग अलग न्यूनतम T स्कोर 4 अंक प्राप्त करने होते हैं। तो ये उसका CBAT का प्रारूप है, जिसमें आप बैटरी कुछ यानी कि टेस्ट होते हैं साइको टेस्ट, उनमें अलग अलग ये आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा आपके दिमाग में अब तक, कि इसको सैलरी कितनी मिलती है। भाई तगड़ी सैलरी मिलती है। इसका बेसिक पे है 19,900, अलाउंस नहीं है, ये सैलरी है इतनी तो बेसिक पे। उसके बाद इसको 60% DA मिल जाता है। 60% DA 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ, पहले 50% था, उसके बाद 53 था, अब 60 है। फिर उसके बाद ये इसकी सबसे बड़ी USP है, 430 रुपए 100 किलोमीटर के। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो जुलाई से ये लगभग जो सुनने में आ रहा है 537 रुपए हो गए 100 किलोमीटर। अगर आपने ये समझ लो पूरे महीने में 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 8600 रुपए आपका रनिंग अलाउंस हो गया, किलोमीटर अलाउंस। पूरे महीने में अगर आपने 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 12,900 आपका रनिंग अलाउंस हो गया। 430 से 537 से तो और ज्यादा बैठेगा। ऐसे अगर आपने 6000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 25,800 तो आपका बेसिक पे से अलग अलाउंस है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज यहां आप देखोगे, संटिंग किलोमीटर अलाउंस ये 277 रुपए है 100 किलोमीटर का। अब आप बोलोगे जी चलो ये तो हमारी समझ में आ गया कि रनिंग ये है अलाउंस। दिल्ली से हमें हैदराबाद जाना है तो गाड़ी दौड़ी है तो जो दूरी है उसके 430 गुना यानी 4.3 गुना। 1 किलोमीटर का कितना बैठ रहा है? अभी तो 5.37 पैसे है, 5 रुपए 37 पैसे है अभी जो है 1 किलोमीटर का। ये क्या है? संटिंग किलोमीटर। भैया मान लो ऐसा हुआ कि गाड़ी में कोई खराबी आ गई, दिल्ली से आप जा रहे थे हैदराबाद, बीच में कहीं गाड़ी में कोई खराबी आ गई या कोई ब्रेक आ गया या गाड़ी यार्ड में खड़ी करनी पड़ी या गाड़ी को स्टेशन पर खड़ी करना पड़ा, तो अब आपका तो रनिंग अलाउंस उसमें घाटा हो जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, किसी भी वजह से खड़ी है, तो आपको रनिंग अलाउंस, ये लिख रहा है ये नॉर्मल रनिंग अलाउंस से अलग है। चल रही है तो आपको रनिंग अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर गाड़ी खड़ी हो गई तो 100 किलोमीटर पर 277 रुपए मिलेंगे। यानी मैं अगर बात करूं 1 घंटे का 15 किलोमीटर काउंट करते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1 घंटा खड़ी रह गई कहीं भी तो ये 15 किलोमीटर मान लेंगे कि तुम 15 किलोमीटर चले हो। अगर आपकी गाड़ी 6 घंटे खड़ी है कहीं तो 15 छिक्के 90 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी 7 घंटे खड़ी है तो आपको 277 रुपए तो ये वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये उस रनिंग कॉस्ट से अलग है जो रनिंग वाला मिल रहा है। ठीक है, एक होता है AL के अलाउंस इन LIEQ मीटरेज में, ये 160 किलोमीटर पे 688 मिलता है। हर महीने ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, स्पेसिफिक ड्यूटी या कंडीशन में आपको मिलता है। ठीक है, कितना? 160 किलोमीटर का 688 रुपए। फिर अब 30% पे एलिमेंट फॉर रनिंग स्टाफ। अब आप देखो रनिंग स्टाफ होता है ट्रेन मैनेजर जो है, जो ट्रेन में रहता है, या ALP वाला ये रनिंग स्टाफ है। बेसिक पे 19,900 प्लस इसका 30% 5,970, तो यह पे एलिमेंट है। इसे 430 किलोमीटर के ऊपर अलग से फिक्स मंथली कैश अलाउंस मत समझ लेना, इसको अलग से मत समझ लेना, अलग है। ये बेसिक पे में इसको ऐड करके ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इसकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है भाई।
एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस, अगर रेलवे अकोमोडेशन नहीं है तो रेलवे के एम्प्लॉय को एचआरए के लिए आपको योग्य माना जाएगा। और रनिंग स्टाफ के एचआरए में बेसिक पे प्लस 30% रनिंग पे एलिमेंट को कैलकुलेशन में लेने का प्रोविजन है। यानी आपको एचआरए अगर एक्स सिटी में है तो 30% है, वाई सिटी में है तो 20%, जेड सिटी में है तो 10%, और वो बेसिक का नहीं मिलेगा 30%, बेसिक प्लस रनिंग पे जो आपको मिला उसका 30% मिलेगा एचआरए में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट की एलिजिबिलिटी मतलब के अनुसार आपको मिल जाता है। नाइट ड्यूटी का अलाउंस, आउट स्टेशन बाहर रुकना पड़ रहा है भाई, ड्यूटी में हेडक्वार्टर से बाहर रहने पर टीए, डीए तथा अन्य ड्यूटी रिलेटेड कंपनसेशन यानी कि मुआवजे मिल जाते हैं। नेशनल हॉलिडे पे गाड़ी दौड़ा रहे हो तो भी आपको फायदा होता है उसमें। तो बेसिक फॉर एचआरए कैलकुलेशन, ये एचआरए का कैलकुलेशन है, इसमें मतलब सैलरी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा पूरी। अगर आप इसमें देखो फायदे क्या क्या है, एक आपको पीएलबी मिलता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ठीक है ना, ये एनुअल बोनस नेचर का एक बेनिफिट है। रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, यह सैलरी अलाउंस नहीं है लेकिन एएलपी के बेनिफिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती है आपके लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, माता पिता के लिए, ठीक है। यहां पे प्रिविलेज पास, रेलवे एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार प्रिविलेज पास पीटीओ आदि मिलते हैं। कैश अलाउंस नहीं है लेकिन रेलवे जॉब का बड़ा बेनिफिट है ये कि आप कहीं भी रेल में आ जा सकते हैं, आप या आपके बच्चे, ठीक है, माता पिता। रेलवे क्वार्टर, एलिजिबल एएलपी को रेलवे एकोमोडेशन या क्वार्टर उपलब्ध हो सकता है। क्वार्टर मिलने पर एचआरए का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए यह मानना सही नहीं है कि रेलवे क्वार्टर प्लस पूरा एचआरए हमेशा दोनों एक साथ मिलेंगे। तो अगर क्वार्टर मिल गया तो एचआरए हो सकता है ना मिले, क्योंकि एचआरए क्या है, हाउस रेंटल अलाउंस की भैया किराए पे घर ले लो उसका पैसा दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट घर ही जो दे रहे हैं तुम्हें, तो बाहर लेने की जरूरत नहीं है घर, ठीक है। रिटायरमेंट पे इनके लिए कुछ एनपीएस स्कीम, रिटायरमेंट सेटलमेंट लाभ, जो इनकी छुट्टी बच रही है उनके पैसे, अन्य सेवाएं आपको मिल जाती हैं, ठीक है। बच्चे की पढ़ाई की बात करूं, 2812 रुपए 50 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से आपकी स्कूलिंग का मिलता है हर महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे का, ठीक है। स्कूल की शिक्षा के लिए मिलता है। रिएम्बर्समेंट साल में एक बार किया जाता है, मतलब आप लास्ट साल के लास्ट में स्लिप भर के ले जाना स्कूल वाली, या स्कूल से जो स्लिप मिलती हैं वो स्लिप ले जाके अपने बाबू को दे देना, बाबू उनको कैश करवा के आपके अकाउंट में डलवा देगा, ठीक है भाई। हॉस्टल सब्सिडी, अगर बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ता है तो हॉस्टल सब्सिडी 8,437 रुपए 50 पैसे हर महीने मिलेगी, लेकिन इसकी शर्त है कि हॉस्टल कम से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए घर से। ऐसा नहीं है कि उसी शहर में 10 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्टल और आप उसमें अपना 8,437 रुपए ले रहे हो महीने के, नहीं। सीई और हॉस्टल सब्सिडी ये आपके बच्चे को मिलती हैं। बच्चा अगर दिव्यांग है तो डबल मिलता है मंथली उसको, ठीक है, डबल मिलता है उसको। जो पहले मिल रहा था ना 2812, अब मिलेगा 5625। 2812 का डबल 2800 का डबल 5600 और 12.5 का डबल 25, अगर बच्चा दिव्यांग है तो, ठीक है भाई। तो अच्छा खासा इसमें मिल जाता है, कहानी कहते हैं। इसका काम क्या क्या है भाई, ये लोको पायलट की सहायता करता है। असिस्टेंट लोको पायलट है तो असिस्ट करेगा किसी ना किसी को, किसको करता है, लोको पायलट को। लोको पायलट के निर्देश का पालन करता है, ट्रेन संचालन में सहायता करता है, सिग्नल और ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर पर इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्ट्रक्शन पर नजर रखता है, ट्रेन के सुरक्षित संचालन में एलपी के साथ यानी लोको पायलट के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। सिग्नल पर नजर रखता है, भैया सिग्नल की स्थिति क्या है, आगे किसी खतरे पर ध्यान देना, लेवल क्रॉसिंग और ट्रैक की स्थिति को देखता रहता है, किसी भी असमानता पर तुरंत ध्यान देना इसका काम है, सतर्कता से देखना, समय पर पहचानना और सूचना देना। ट्रैक और आसपास की स्थिति को ये देखता रहता है, कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, ट्रैक मेंटेनेंस का काम तो नहीं चल रहा है कहीं, लेवल क्रॉसिंग की स्थिति को देखता रहता है, सारे काम इसके हैं। पीछे की ओर भी समय समय पर ये देखता रहता है ट्रेन में, ठीक है। लोकोमोटिव की टेक्निकल मॉनिटरिंग भी ये करता है कि भैया सब कुछ टेक्निकली फिट फोड़ चल रहा है कि नहीं। ब्रेक सिस्टम की सहायता, ब्रेक सिस्टम को भी ये चेक करेगा कि भैया ब्रेक प्रेशर की निगरानी की कितना, कोई प्रेशर ऊपर नीचे तो नहीं है, ब्रेक से संबंधित समस्या जो भी है उसको तुरंत पहचानना और सॉल्व करना। खराबी आने पर ट्रबल शूटिंग करता है, लोकोमोटिव में आने वाली समस्या को पहचानना, कोई अगर खराबी है तो ये ट्रबल शूटिंग तुरंत शुरू करेगा। असामान्य स्थिति की पहचान, कोई संदिग्ध वस्तु, कोई ऐसी चीज, आवाज, कंपन, दबाव में बदलाव, इलेक्ट्रिकल इंडिकेशन आदि पर यह ध्यान देता है। गेज, मीटर और इंडिकेटर की लगातार निगरानी करता है। छोटी से छोटी अबनॉर्मलिटी पर भी ध्यान देता है। तुरंत लोको पायलट को जानकारी देना, बड़ी समस्या बनने से पहले रोक देना, मतलब बड़ी एक मतलब बहुत ज्यादा ड्यूटी, ये कर्तव्य जो है बड़ा है,
क्योंकि इसके हाथ में बहुत सारे लोगों की जीवन होती है भाई। इमरजेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका, एक्सीडेंट ब्रेकडाउन में सहायता करना, सूचना पहुंचाना, प्रोटेक्शन करना, ये सारे इसके काम है। लोको पायलट के इनकैपेसिटेटेड होने पर भी बड़ी जिम्मेदारी, यानी लोको पायलट अगर काम करने में सक्षम नहीं है तो एएलपी सारी जिम्मेदारी संभाल लेता है। ठीक है। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, ट्रेन के गार्ड के साथ, स्टेशन मास्टर के साथ, कंट्रोल रूम में और अन्य रेलवे स्टाफ के साथ इसी का कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि जो एलपी होता है ना, लोको पायलट, वो तो ट्रेन चलाने पे फोकस रखता है। अब इसके प्रमोशन की बात करो, एएलपी लेवल 2 से डायरेक्ट लेवल 4 पे पहुंचता है सीनियर एएलपी बनके। ठीक है। सीनियर एएलपी के बाद अगला प्रमोशन एलपी का होता है, यानी शंटिंग सेकंड में होता है ये। ठीक है। एलपी शंटिंग 1 में, उससे अगला प्रमोशन, और फिर आता है ये एलपी गुड्स, मालगाड़ी चलाता है फिर ये अपने दम पे, अपने नीचे असिस्टेंट लोको पायलट रखता है। फिर इससे प्रमोट होकर पैसेंजर गाड़ी चलाता है मेरा भाई, लेवल 6 की जॉब पे पहुंचता है, प्रमोशन हो गए। उसके बाद ये मेल, जो तगड़ी वाली गाड़ी है ना, जो धुआंधार चलती है, एक्सप्रेस ट्रेनों पे आ जाता है। फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर हो चीफ लोको इंस्पेक्टर हो जाता है ये CLI। फिर मतलब लोको पायलट जो है उनका इंस्ट्रक्टर या उनको देखना इसका काम बन जाता है। तो ये सारी कहानी आपने एएलपी के बारे में देखी। अब सैलरी इंस्ट्रक्चर देख लो एक बार। बेसिक पे 19,900, इस पे फिर उसको डीए मिलता है 60%, तो 60% हो गया ये। उसके बाद वाई सिटी की मैं देख रहा हूं 20%, तो 20% इसका बेसिक प्लस 30% पे एलिमेंट पे 20% लगेगा। ऐसा नहीं है केवल 19,000 का ही 20% लगा, नहीं जी। ठीक है। 20% 25,870 का लगता है। ठीक है। 5,970 इसका 30% पे एलिमेंट है। उसके बाद इसका किलोमीटर, जो रनिंग कॉस्ट है 17,200, मैं 100 किलोमीटर की मान रहा हूं अप्रॉक्स। ठीक है, डेली। लेकिन इस पे भी 60% का डीए लगता है। इस पे तो डीए लगता ही लगता है, इस पे भी 60% का डीए लगता है। अदर अलाउंस 2888 रुपए 86, तो ये जो आपको 58 दिख रही है ना, तो ये अप्रोक्स पहुंच जाती है 68,000 के आसपास, क्योंकि इस पे भी 60% लगता है डीए, इस पे भी लगता है 60% डीए जो लगता है। डीए केवल बेसिक पे नहीं लगता, डीए बेसिक पे लगता है प्लस जो रनिंग कॉस्ट है उस पे भी डीए लगता है। तो इसका 60% प्लस इसका 60%, तो 68 के आसपास पहुंचती है। कुछ इसके डिडक्शन भी है भाई। एनपीएस में 10%, अब ये 10% भी इसका नहीं है, इसका तो 10% कटता ही है, इसका भी 10% कटता है। कुल मिला के मेडिकल के लिए कट जाता है इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या अदर डिडक्शन, 4-5 हजार इसका डिडक्ट हो जाता है। तो जो हाथ में 54,000 लिख रहा है ना, ये लगभग 63-64 हजार आता है भाई हाथ में। 63 से 64 हजार रुपए इसके हाथ में आता है कट पिट के। तो ये कैसी लगी आपको एएलपी की पोस्ट, कैसी लगी जानकारी? इस जानकारी के बाद आपको कहीं और कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज इसमें डिटेल में बताई गई है। तो अगर आपको भी 60, 65, 70 हजार रुपए की एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना हो, तो वो एएलपी की जॉब है। ठीक है। एएलपी के बाद एलपी वगैरह बनते रहोगे। प्रमोशन के बाद मैंने सब कुछ दिखाया, क्या काम है, सैलरी, एज, क्वालिफिकेशन, प्रोसेस, सब कुछ आपने इस वीडियो में देखा। तो कैसी लगी वीडियो मेरे प्यारे दोस्त, जरूर बताना कमेंट करके। और किसी और पोस्ट पर अगर आपको ऐसी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करना और बताना कि भाई एक सर ऐसी वीडियो इस वाली पोस्ट पर भी बना दो, तो हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। मिलेंगे अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।